नाज़रीन, यमन ने 2000 किलोमीटर तक की रेंज में इसराइल पर हमलों की तैयारी कर ली है और ये हमले यूरोप के साहिलों तक भी हो सकते हैं। जो भी इसराइली जहाज और उनकी कंपनीज के जहाज हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। यमन ने इस वक्त पूरी तैयारी कर ली है और न सिर्फ इसराइली जहाज़ों को बल्कि हर एक जहाज जो किसी भी दुनिया की कंपनी का होगा, दुनिया के किसी के भी मुल्क का होगा, वो कहीं भी किसी भी रीजन के अंदर होगा, अगर उसका ताल्लुक किसी तौर पर भी इसराइल के साथ है, अगर एक भी कंटेनर वो इसराइल का लेकर जा रहा है तो वो किसी भी रीजन के अंदर है तो यमन उसको निशाना बनाने के लिए जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, बशारुल असद शाम के जो हुक्मरान हैं वो मैदान में आए हैं और आगे बढ़कर रेजिस्टेंस की, हमास की मदद करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि अब हम वन स्टेप फॉरवर्ड आए। तो इसकी भी बहुत ज्यादा तशवीश इस वक्त इसराइल और मगरिब में पाई जा रही है, क्योंकि शाम का जो किरदार है बहुत एक अहम किरदार है, इसराइल के बॉर्डर के ऊपर है। शाम ने बहुत सारी जंगें इसराइल के साथ लड़ी हैं, फिर हिजबुल्लाह की जो इस वक्त सारी जंग चल रही है उसमें सारा जो किरदार है वो शाम का। अगर शाम से लॉजिस्टिकल सपोर्ट हिजबुल्लाह को ना जाए तो हिजबुल्लाह इस तरह की जंग जारी ना रख सके। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो सऊदीया और अमेरिका एक डिफेंस पैक्ट करने जा रहे थे और नॉर्मलाइजेशन का प्लान कर रहे थे इसराइल के साथ, वो समझ लेकर नाकाम हो चुका है। बहुत बड़ा धचका एक यहां पर उनको लगा है। फिर नाज़रीन, रूस और अमेरिका की फौजें आमने सामने आ गई हैं। दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही, एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रही है। अगर हम वाइडर कैनवस के ऊपर देखें तो ऐसे मामलात हो रहे हैं बिल्कुल वाज़े तौर पर कि हम एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। आज हम वाइडर कैनवस के ऊपर भी बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट खबर आई है कि शी जिनपिंग यूरोप का विजिट कर रहे हैं, ठीक है। उधर ब्लिंकन धमकियां लगा के आए हैं चाइना को और फ्रांस ने इन्वाइट कर लिया है चीनी सदर को। इतना यह तारीखी दौरा कहा जा रहा है। तो ग्रेड गेम में क्या कुछ चल रहा है, कैसे दुनिया के अलायंस मिडिल ईस्ट जंग के साथ बरह रास्त उसको असरअंदाज कर रहे हैं, ग्रेड गेम्स क्या चल रही हैं, अफ्रीकन ग्रेड गेम में क्या डेवलपमेंट हुई है और उसका बरह रास्त ताल्लुक मिडिल ईस्ट जंग के साथ क्या है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि गजा एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, तो साथ साथ जब हम गजा की बात करते हैं उसके अंदर जो लड़ाई वेस्ट बैंक लेबनान बॉर्डर, तो जरूरी है कि हम ग्लोबली जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने रखे ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है और दुनिया में जो अलायंस बदल रहे हैं उससे इस जंग का नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ किस तरह से आने वाला है। यानी माजी में तो इसराइल जीतता रहा है, माजी में तो वो फातेह रहा है, लेकिन आज वो फातेह नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेड गेम में बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत सारे अलायंस बदल चुके हैं जो इस जंग को मुतासर करेंगे, इसके नताज को। ये हकायक आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं हम यमन से। यमन इस जंग का अब सबसे की प्लेयर बनकर सामने आया है। यानी हिजबुल्लाह ने अमेरिका और यूरोप को तो शिकस्त नहीं दी, तो अगर किसी ने अमेरिका और यूरोप को शिकस्त दी है तो वो यमन है और बहुत बड़ा इंपैक्ट इस वक्त यमन जो है वो क्रिएट कर चुका है। यमन एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसका कोई इलाज नहीं, यानी जिसके सामने अमेरिका और यूरोप भी ढेर हो गया, बरतानिया ढेर हो गया, तो फिर उसको कौन संभालेगा। यमन ने गुज़श्ता रोज अनाउंस किया कि वो बहरा रूम के अंदर जो है वहां पर जाकर इसराइल को निशाना बनाने जा रहा है। और अब खबर यह आ रही है कि न सिर्फ बहरा रूम के अंदर बल्कि कोई भी जहाज इसराइल का वो कहीं भी किसी भी रीजन के अंदर होगा, लेकिन वो यमन की रेंज में, यानी जहां तक यमन की कैपेसिटी है, जहां तक उसके मिसाइल पहुंचते हैं, तो कहीं पर भी किसी भी रीजन में होगा उसको निशाना बनाया जाएगा। यानी पहले क्या था, रेड सी में, उसके बाद वो इंडियन ओशन में आ गए, उसके बाद उन्होंने बहरा रूम का ऐलान कर दिया, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जहां जहां तक हमारे मिसाइल और रॉकेट्स पहुंचेंगे, हमारे ड्रोन्स पहुंचेंगे, ठीक है, वहां पर हम इसराइल को निशाना बनाएंगे। चाहे वो एशिया के अंदर हो, चाहे वो उधर यूरोप के साहिलों तक हो, चाहे वो मालदीव के साहिलों तक हो, चाहे वो एशिया के किसी और मुल्क के साहिलों तक हो, चाहे वो यूएई के साहिलों पर हो, कहीं पर भी हो, जहां पर इसराइली जहाज हमें नजर आएगा, ठीक है, वो हमारी, और चाहे वो साउथ अफ्रीका यानी केप ऑफ गुड होप पर हो जहां से ये जहाज घूम कर जा रहे हैं, अगर वहां पर भी हमारी रेंज में आता है तो फिर हम उसको निशाना बनाएंगे। यमनी प्राइवेट सोर्स sanctions include targeting all ships of any company in any region and for any destination। कि किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा, किसी भी कंपनी का वो जहाज होगा, किसी भी रीजन में होगा, हम उसको जनाब जो हिट करेंगे अगर उसका कोई भी ताल्लुक इसराइल के साथ निकल आता है। और इसमें जो उन्होंने बात की है ना, फॉर एनी डेस्टिनेशन, इसका क्या मतलब है, यानी एक जहाज जा रहा है,
उसने इसराइली पोर्ट के ऊपर नहीं जाना, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर इसराइली लिंक्ड कंटेनर पड़ा हुआ है। यानी इसराइल कोई, जैसे इससे पहले तुर्की की बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा था, वो जनाब साइप्रस की बंदरगाह इस्तेमाल कर लेता है कि जहाज साइप्रस जाता है, ठीक है, वहां पर इसराइल का सामान ऑफलोड होता है, वहां से फिर आगे इसराइल जाता है। तो वो जहाज बेशक डायरेक्ट इसराइल के बंदरगाह के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन उसके ऊपर सामान इसराइल का है किसी भी तरीके से, सारा बेशक नहीं भी है, थोड़ा भी है, बाकी दूसरे मुल्कों का है, तो भी हम उसको निशाना बनाएंगे। देखें, जब आपने तमाम ज़ाब्ते, उसूल, सारे लॉ सब दफन कर दिए, तो फिर देखें, फिर जंग में हर चीज़ जायज़ होती है। जब आपने 15,000 बच्चों को शहीद कर दिया, तो फिर कौन सा ज़ाब्ता, कौन सा उसूल, ठीक है। और उसके बाद अब भी आप नहीं रुक रहे, अब भी आप नहीं रुक रहे, हालांकि अचीवमेंट ना आपकी पहले है ना अब होनी है, उसके बावजूद आप नहीं रुक रहे और दुनिया उसको नहीं रोक रही, और अभी तक उसको असलहा दिया जा रहा है और उसकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी की जा रही है। तो फिर ठीक है, फिर जो यमन के बस में आएगा वो करेगा। जोर की फिर बात है ना, आप भी सारा ताकत के बलबूते के ऊपर कर रहे हैं, तो यमन का जितना जोर चलेगा वो करेगा। कोई भी कंपनी किसी भी रीजन में होगी, अगर उसका थोड़ा सा भी ताल्लुक निकल आया इसराइल के साथ, तो उसको निशाना बना दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए ये कितना मतलब खतरनाक तरीन मरहला होगा इसराइल के लिए, जिसका बाकायदा आगाज हो चुका है। कि मुझे बताइए, आधी कंपनीज जो हैं वो तो इसी डर से मतलब छोड़ जाएंगी इसराइल को, पीछे वो इसराइली कंपनीज ही रह जाएंगी ना, या इसराइल के डायरेक्ट जो उनकी रियासत के मलकियत जहाज वही रह जाएंगे, या इसराइली कंपनीज रह जाएंगी। बाकी तो दुनिया की कोई कंपनी नहीं जाने वाली, क्योंकि उसने देख लिया कि यमन की पावर क्या है, अमेरिका बरतानिया उसको नहीं रोक सके, तो फिर इससे हमें किसने बचाना है। तो वो कंपनीज तो वैसे ही छोड़ जाएंगी इसराइल को, तो इसराइल तो दुनिया से उसका राब्ता कट जाएगा, तो कैसे ये सरवाइव करेगा। तो ये उसके लिए सबसे बड़ा खतरनाक होगा। आप एक तस्वीर देखिए जिसमें ये जो उन्होंने मतलब जो एक रेंज है जो इस वक्त बताई जा रही है कि इतनी रेंज तक इनके मिसाइल और रॉकेट जा सकते हैं। देखें, आप जो यमन इस्तेमाल कर रहा है, जो प्रोजेक्टाइल्स, जो मिसाइल और ड्रोन्स, वो वही हैं जो उसको ईरान से आ रहे हैं। तो ईरान के पास तो वो मिसाइल और रॉकेट्स हैं जो यूरोप के साइलों तक भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे यमन कहता है कि हमारे पास अनथिंकेबल जखीरा है वेपन्स का, और बहुत सारे ऐसे सरप्राइज वेपन्स हैं जो हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। तो इसका मतलब कि वो यूरोप के साइलों तक भी जाकर निशाना बना सकते हैं। तो मुझे बताइए, अगर ये रफा ऑपरेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो यमन कूद चुका होगा उस जंग के अंदर, यानी हिजबुल्लाह आएगी, फलाना आएगा, फलाना, वो तो बाद की बात है ना। सबसे पहले तो यमन कूद चुका है ना। जो ही रफा ऑपरेशन हुआ, वो इस बड़े स्केल के ऊपर जो है वो हमले इसराइल के ऊपर शुरू कर देंगे। तो वो एक खतरनाक तरीन जंग जो आधी दुनिया को अपनी लिपेट में ले लेगी, वो सिर्फ रफा ऑपरेशन के साथ शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर देखिए कि आगे आगे मामलात किस तरफ जाएंगे। तो ये वाज़े तौर पर ग्लोबल सिक्योरिटी का मसला है। अगर दुनिया चाहती है कि दुनिया को बचाया जाए इस बड़ी तबाही से, तो ज़रूरी है कि ये जो मुट्ठी भर अफराद जो लाहासिल और जेनोसाइडल वॉर को जारी रखे हुए हैं, उनको रोका जाए। अगर नहीं रोका जाता तो अब तो कोई शक व शुबा है ही नहीं, अब इसमें प्रेडिक्शन नहीं है। यमन आ चुका है, यमन ने दिखा दिया है। तो इधर रफा ऑपरेशन हुआ, इधर मुआहदा नाकाम हुआ, तो यमन इतने बड़े स्केल के ऊपर, यानी उसके मिसाइल और रॉकेट्स किस किस समंदर तक, किस किस रीजन तक, किस किस मुल्क के साहिल तक पहुंचेंगे, तो इसका फिर दुनिया देख लेगी। उन्होंने इतना बड़ा मुजाहरा करके दिखा भी दिया है। इसके अलावा आप देखिए, यमन ने एक और ऑफर की है कि उसने जो यूएस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स एक्सपेल हुए हैं, उनको जनाब स्कॉलरशिप ऑफर कर दी है। आप देखें ना कि ये मतलब अब इसमें कोई कंपैरिजन तो नहीं है कि जो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ और यमन की यूनिवर्सिटीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है, दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये भी एक तो अमेरिका के मुंह पर तमाचा है, दूसरी बात यह है कि आप यमन का करेज देखें और देखें कि वो अपनी कैपेसिटी में किस किस महाज के ऊपर लड़ रहा है। ना सिर्फ बैटलफील्ड के अंदर, बल्कि मीडिया के महाज पर, बयानिए के महाज पर, हर जगह पर लड़ रहा है। मुझे बताइए, क्या कोई और मुस्लिम मुल्क, अच्छा जिनकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, क्या वो मुस्लिम मुल्क ऑफर भी कर सकते हैं? क्या उनमें इतनी भी मजाल है कि वो ये सिर्फ इतनी स्टेटमेंट जारी कर दें कि जनाब ये जो अमेरिका से निकले हम इनको अकोमोडेट करते हैं? तो यमन ये तो कर रहा है। इसके अलावा सिर्फ ईरान से, जाहिर बात है वो तो एक ही बात होगी ना, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और वो सारे, तो इन मुल्कों ने कहा कि हम उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। तो बाकी तो किसी ने दुनिया में नहीं कहा, किसी मुस्लिम मुल्क ने नहीं कर रहा कहा। तो आप उनका करेज देखिए कि वो किस किस महाज के ऊपर लड़ रहे हैं।
अच्छा, फिर हमास का स्टेटमेंट सामने आया है, व्हाट आर ब्रदर्स इन अंसारुल्लाह मूवमेंट एंड द वैलियंट यमनी आर्म्ड फोर्सेस आर डूइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिस्टोरिकल पोजीशंस ऑफ यमनी पीपल। फिर पॉपुलर फ्रंट ने इसको अप्रिशिएट किया है। द अनाउंसमेंट बाय द यमनी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ स्टार्ट ऑफ द फोर्थ फेज ऑफ एस्केलेशन अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन इज टर्निंग पॉइंट इन द बैटल एंड करेजियस एंड हिस्टोरिक डिसीजन। ये टर्निंग पॉइंट है, ये करेजियस है और ये हिस्टोरिक है। अच्छा, यहीं पर नाज़रीन एक और खबर ये सामने आई है कि रशिया और यमन में उन्होंने अनाउंस किया, ये रशिया ने अनाउंस किया है कि वो डिफेंस और इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है, जो माहिदा है वो करने जा रहा है यमन के साथ, डिफेंस एंड इकोनॉमिक दोनों। तो आप देखिए कि ये एक ब्लॉक किस तरह वाज़ेह तौर पर बन चुका है और रशिया किस तरह फुली सपोर्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि यमन के साथ डिफेंस एंड इकोनॉमिक माहिदा जो है वो इस वक्त रशिया करने जा रहा है। अच्छा, यहां पर नाज़रीन जो अगली बड़ी खबर है वो बशार अल असद के हवाले से आई है और बशार अल असद वन स्टेप फॉरवर्ड आए हैं और उन्होंने कहा है कि अब ज़रूरत ये पेश आ गई है कि हम मज़ीद सपोर्ट जो है, यानी अगले फेज की जो सपोर्ट है वो इस वक्त रेजिस्टेंस को और गजा के लोगों को फराम करें। ये आप देखिएगा, अल असद प्लेजेस फर्दर सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन कॉज एंड रेजिस्टेंस। सीरियन प्रेसिडेंट बशार अल असद अंडरलाइंस दैट दमास्कस स्टैंड्स विद द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस एंड कॉज डिस्पाइट एंड प्रीलियस सर्कमस्टांसेस अंडरगॉन बाय सीरिया। वो कह रहे हैं कि बेशक के सीरिया बहुत सारे अपने मसाइल में घिरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वी प्लेज मोर सपोर्ट। मैं आपको बता चुका हूं कि सीरिया बहुत अहम तरीन किरदार इस जंग के अंदर कर रहा है, यानी आप यूं समझिए कि सीरिया इस जंग में पूरी तरह से शरीक है। सीरिया ही के जरिए सप्लाई लाइन खुली हुई है, सीरिया ही के अंदर वैगनर ग्रुप रशिया बैठा हुआ है जो सपोर्ट कर रहा है, सीरिया ही के अंदर ईरान की प्रेजेंस है जो इस जंग को पूरी तरह से लीड कर रही है। तो सीरिया का किरदार इस जंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखें, जिस तरह जॉर्डन है, अगर जॉर्डन की तरह सीरिया ही पोजीशन ले लेता, मतलब जॉर्डन के अंदर तो कोई इस वक्त तो तंजीम फाल नहीं है, या ईरान की प्रेजेंस नहीं है, या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की प्रेजेंस नहीं है, तो अगर इसी तरह का कोई मुल्क होता, ठीक है, तो फिर ये बहुत डिफरेंट सिनेरियो होना था, ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट होना थी। तो देखें, उन्होंने बहुत सारे मुल्कों को काबू किया और शाम और इराक जैसे मुल्कों को डिस्टेबलाइज कर दिया। देखें, अगर सीरिया डिस्टेबलाइज ना होता, और जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब देखें कि कितने सालों से, दहाइयों 2 दहाइयों से जंग चल रही है, लोगों की इकोनॉमिक हालत तबाह हाल है, मतलब लोग फाके काटने पर मजबूर हैं, तो अंदर इतने ज्यादा मसाइल हैं कि वो पूरी ताकत के साथ इसराइल के खिलाफ स्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि वो किस तरह से अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो मदद कर रहे हैं। और यही डॉक्ट्राइन था कि बाकी मुल्कों जैसे इजिप्ट को एड दी जाती है, आपको पता है अमेरिका एड देता है, 1.43 बिलियन डॉलर जो है वो इजिप्ट को एड मिलती है, मिलिट्री एड, और 1 बिलियन डॉलर जो है वो जॉर्डन को मिलते हैं। वो इसीलिए कि ये हमारी ताबेदार रहें ये हुकूमतें, ठीक है। तो ये पूरा डॉक्ट्राइन है, लेकिन अब वो बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट हो चुका है। अच्छा, आगे जरा चलिए, तो सऊदी अरब के हवाले से खबर है नाज़रीन, जो सऊदिया और अमेरिका अपना डिफेंस पैक्ट करने जा रहे थे या नॉर्मलाइजेशन का उनका प्लान था, वो अब नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और ये इस बात का सबूत है, जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि मामलात हुकूमतों के हाथ से निकलते चले जाएंगे, और इस वक्त तक मामलात हुकूमतों के हाथ से निकल चुके हैं। वो हुकूमतें जो ख्वाहिश रखती है इसराइल के साथ खड़े होने का, इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने का, सगे सगे बनने का, वो नहीं कर सकती हैं, वो चाह कर भी नहीं कर सकती हैं। पहले ये आप स्टेटमेंट देखिए, यूएस सेज नो डिफेंस पैक्ट विद सऊदी विदाउट इसराइली नॉर्मलाइजेशन डील। अमेरिका कह रहा है कि सऊदी अरब के साथ कोई डील नहीं होगी जब तक कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। अच्छा, और सऊदी अरब क्या कह रहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते जब तक आज़ादी फ़लस्तीन ना हो। तो आज़ादी फ़लस्तीन तो नहीं हो रही, यानी नेतन्याहू तो आज़ादी फ़लस्तीन नहीं कर रहा ना, मुज़ाकरात के जरिए तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा। मुज़ाकरात के जरिए ये होगा ना कि आप आज़ादी फ़लस्तीन कर लें जी, सऊदी अरब भी इंसान नॉर्मलाइजेशन कर लेगा, बाकी इस्लामी मुल्क भी तस्लीम कर लें, यही डील है ना। तो वो तो नहीं हो रहा, क्योंकि मामलात तो जंग में तय हो रहे हैं। तो जंग में जब तय होंगे तो फिर कौन सी डील, फिर कौन सी नॉर्मलाइजेशन। तो वो ऐसी बंद गली में आ चुके हैं कि सऊदी अरब वो फलस्तीनी कॉज को साइड पे रखते हुए नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकता। हां, 7 अक्टूबर से पहले कर सकता था, ठीक है, और यही प्लान था, और सऊदी अरब बहुत करीब था रिपोर्ट्स के मुताबिक, ठीक है, रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब बहुत करीब था नॉर्मलाइजेशन करने के। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद सूरत हाल टोटली बदल चुकी है। ये हुकूमतें चाह कर भी, आप देखिए तुर्की कितना करीब था, तुर्की उर्दुगान दौरा करने वाले थे, आज
तुर्की ने किस हद तक पोजीशन ले रखी है, ठीक है, और इलेक्शन के बाद कितनी ज्यादा एक्सट्रीम हो गई और अब ये एक्सट्रीम होती चली जाएगी। तो ये हुकूमतें जो है वो चाह कर भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो इसराइल के साथ नहीं कर सकती है। देखिए मेरी बात सुने, 3 बुनियादी चीजें हैं इसराइल के कायम रहने की। इसराइल को आपने कोई नॉर्मल कंट्री नहीं समझना, ये कब्जा है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। दुनिया के 205 ममालिक एक तरफ होंगे, इसराइल एक तरफ है। इसकी 3 बुनियादी चीजें हैं इसके कायम रहने की। एक है वेस्टर्न पब्लिक की सपोर्ट, एक है वेस्टर्न हुकूमतों की सपोर्ट, और तीसरी है नॉर्मलाइजेशन, यानी बीइंग पार्ट ऑफ द रीजन। अरबों के साथ, मतलब मुसलमानों के साथ होना हो, खास करके अरबों के साथ जो उसकी नॉर्मलाइजेशन है, यानी बीइंग द पार्ट ऑफ द रीजन, ये तीसरी चीज है उसकी जमानत की, इसराइल के कायम रहने की। और मैं समझता हूं कि अगर आप मुझसे पूछे कि टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है, यानी इन तीनों में से भी सबसे अगर एक चीज बतानी हो कि इसराइल के कायम रहने की, तो वो क्या है? वो है नॉर्मलाइजेशन विद द अरब्स। ठीक है, वो किस तरह से? देखें, दुनिया के किसी भी मुल्क की मिसाल लीजिए, मिसाल के तौर पे हम ईरान की मिसाल ले लेते हैं, कतर की ले लें, यूएई की, खुद सऊदी अरब, किसी भी मुल्क की आप मिसाल ले लें। क्या इनकी जो बका है वो इस चीज के ऊपर खड़ी है, यानी ईरान है, इसकी बका क्या इस चीज के ऊपर खड़ी है कि 57 इस्लामी मुल्क इसको सपोर्ट करेंगे तो ये कायम रहेगा, यहां की अवामी हिमायत होगी तो ये कायम रहेगा? ऐसा नहीं है ना। मतलब चाहे सब खिलाफ हो जाएं ईरान के, और हैं भी सही, देखें वो 15,000 सैंक्शंस भुगत रहा है, ठीक है, चाहे सारे मुल्क खिलाफ हो जाएं तो वो मुल्क नहीं टूटता, वो मुल्क खत्म नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो वहां के नेटिव हैं, वो उन्हीं की लैंड है और उसको किसी रीजन का पार्ट होने की जरूरत नहीं है कि सब उसको तस्लीम करें, सब उसको माने, ठीक है। तो ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक दूसरे बरे-आज़म से उठकर आए हुए हैं। तो देखें, वक्त बदलता है, जैसे वेस्ट के अंदर आज वक्त बदल चुका है, अवामी हिमायत नहीं है, हुकूमतें अवामी हिमायत की वजह से मजबूर हो रही हैं पुल बैक करने के लिए, और ये बात आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर यहां पर मिसाल के तौर पर देखें, अगर सारी अरब हुकूमतें तस्लीम करती होती इसराइल को तो कोई मसला नहीं, अगर वेस्ट छोड़ भी जाता तो इसराइल कायम रहता। अब पीछे से वो सीढ़ी तो निकल गई और निकल रही है, तो इधर आगे से किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया और सब उसको खत्म करने के दर पे हैं। तो 100 साल तो मगरिब ने अपनी हेजेमनी के ऊपर बचा लिया उसको, तो अब कैसे बचाएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वो नॉर्मलाइजेशन करते, ये ना करते कि उस 2 अरब की नेशन के साथ ये मैस ग्रेव्स उसको देखा जाता है, उसके हॉस्पिटल्स में घुसकर बेड के ऊपर पड़े हुए पेशेंट्स को हेड शॉट करके जाते, ये उन्होंने नहीं करना था। ये नस्ल कुशी उनको जेब नहीं देती थी, उनको थोड़ा अकल से काम लेना चाहिए था, ठीक है, उनको सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं। वो 1 करोड़ और सामने 2 अरब की नेशन है, तो उनके साथ क्या कर रहे हैं? वक्त बदलने में कौन सा देर लगती है? तो उनका बका की जमानत ये नॉर्मलाइजेशन थी। और आज सऊदी अरब जैसा, यानी क्या ईरान नॉर्मलाइजेशन करेगा? क्या यमन करेगा? क्या इराक और शाम नॉर्मलाइजेशन? लेबनान करेगा नॉर्मलाइजेशन? तो नॉर्मलाइजेशन जो 2-3 ने करनी थी वो तो इस नहज के ऊपर आकर खड़े हो गए। और अभी ये जो सऊदी अरब, आपने खबर सुनी होगी कि अपने शहरियों की गिरफ्तारी कर रहा है, जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगा रहे हैं इसराइल के क्रिटिसाइज करते हुए, वो क्यों कर रहा है? ये हुकूमतों को डर है कि भाई ये तहरीक अगर फैलती चली गई तो हमारी बका खतरे में आ जाएगी। यानी ये अवेयरनेस या ये कनेक्टिविटी नहीं बढ़नी चाहिए कि वो किसी तहरीक की सूरत हाल इख्तियार कर दे, कि जज्बात को उभारे, इसलिए वो अभी से अगर कोई पोस्ट कर रहा है तो उसको फौरी उठा रहे, ठीक है, वो इसलिए कि कोई तहरीक, ये इस हद तक हुकूमतें खतरे में आ चुकी हैं। वो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो बादशाहत है, उसके बावजूद वो इस हद तक खतरे में आ चुकी हैं। तो इसराइल बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। ये अमेरिका 100 मीटिंग्स करता रहे सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब 100 ख्वाहिशें बनाकर बैठा रहे कि हम ये करेंगे, इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते, बात इनके हाथ से निकल गई है। 7 अक्टूबर से पहले सिनेरियो मुख्तलिफ था, आज सिनेरियो मुख्तलिफ है, ये हुकूमतें चाह कर भी नहीं कर सकती। तो इसराइल की जो एक जमानत थी, ठीक है, वो उसके हाथ से निकल चुकी है 90%। 10% एक विंडो थोड़ी सी खुली हुई है, ठीक है, वो भी हम आइडियलाइज सिचुएशन को कर रहे हैं कि वो 10% की विंडो खुली है कि अगर अभी ये मुआहदा मान लें और अपने कातलों को सजा दे जिन्होंने ये की है, आज़ादी फ़लस्तीन हो जाए, तो फिर ये 10% की विंडो खुली है। और वो भी एक आइडियलाइज सिचुएशन हम कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसराइल ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अफ्रीकन ग्रेड गेम में क्या हो रहा है? नाज़रीन, अमेरिका और रशिया आमने सामने आ गए। आपको अफ्रीकी ग्रेड गेम हम सारी बता रहे हैं कि वहां पर मुस्लिम मुल्क जो है वो आज़ाद हो रहे हैं, और बरे-आज़म अफ्रीका के जो मामलात हैं वो बरह रास्त मिडल ईस्ट के साथ कनेक्टेड भी हैं। यहाँ की मैन पावर, यहाँ के वसाइल
इस्तेमाल किया जाता है मिडल ईस्ट की जंग में। फिर रेड सी के साथ जो साहिल के ऊपर सारे ममालिक है, इरिट्रिया, सूडान, जिबूती, यहां पर सारे मामलात बरह रास्त मिडल ईस्ट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहां पर वेस्टर्न ट्रूप्स निकल रहे हैं और रशिया और ईरान की, चाइना की जो प्रेजेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त नाइजर में सबसे बड़ा एक मामला खुला हुआ है, वो ये है कि रशियन फोर्सेस सेम बेस के अंदर आ गई हैं जो कि खुद अमेरिका ने बनाई थी। अंदाजा लगाइए, मुझे बताइए ये कैसे अमेरिका इस सूरत हाल से निकलेगा। अमेरिका की हेजेमनी कहां है और सारी हेजेमनी के ऊपर तो इसराइल खड़ा हुआ है, तो वो कैसे एक एक रीजन से उसको मार भगाया जा रहा है कि उनकी बनाई हुई बेस के अंदर रशियन आ गए। और आगे आज की डेवलपमेंट देखिए कि वाशिंगटन इज कंसर्न दैट रशियन सोल्जर्स इन द नाइजर विल प्रिपेयर अमेरिकन फोर्सेस, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ कन्फ्रंटेशन। आप अंदाजा लगाइए कि इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ कन्फ्रंटेशन है, रशिया ने आकर उनकी बेस के ऊपर कब्जा कर लिया है और अब उनको खतरा है कि ये कन्फ्रंटेशन हमारी होने जा रही है। इतनी ज्यादा तज़हीक और शर्मिंदगी इनको वहां पर उठानी पड़ रही है। अच्छा, अब अगली बात जरा सुनिए, फिर और भी बहुत सारी खबरें, लेकिन सिर्फ आखिरी खबर यह है कि चाइना के जो सदर हैं शी जिनपिंग, वो यूरोप का दौरा कर रहे हैं और इन्वाइट किसने किया है? फ्रांस ने। उधर ब्लिंकन साहब धमकियां लगा कर आए हैं, अगर आप रशिया से ट्रेड बंद नहीं करेंगे, ईरान से ऑयल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो सैंक्शंस लगा देंगे, फलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे, हम एक्शन लेंगे। ठीक है, उधर से फ्रांस ने इन्वाइट कर लिया है। उसके बाद उन्होंने और भी यूरोप के मुल्कों का दौरा करना है, तो इस पर बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको करूंगा। देखें, टोटल कोलैप्स है अमेरिकी पॉलिसी का, टोटल डिजास्टर है। ठीक है, जब आप अपना वेट सिर्फ एक इत्तेहादी के पीछे डाल देंगे, यानी इस वक्त बाइडन को पूरी दुनिया में सिर्फ इसराइल नजर आ रहा है, ठीक है, तो बाकी इत्तेहादी इनसिक्योर नहीं होंगे। यानी फ्रांस ने फलस्तीन के हक में वोट दिया हुआ है, सीज फायर के हक में भी और मेंबरशिप के हक में भी, उसके आजादी के हक में भी वोट दिया हुआ है। कब से वो चीख रहा है कि सीज फायर करो, पूरा यूरोप से आवाजें सीज फायर की आ रही, अमेरिका नहीं ना कर रहा, यानी बाइडन नहीं ना कर रहा। अच्छा, वो यूरोप के अंदर अलग खलफशार उठा हुआ है, सिटी टू सिटी मुजाहरे हो रहे हैं, हुकूमतें गिरना शुरू हो गई हैं। ये जो अभी बरतानिया में इलेक्शन हुआ है, अभी अगला जो इलेक्शन यूरोप में होगा उसका भी नतीजा देख लीजिएगा, हुकूमतें गिरना शुरू हो गई, अंदर खलफशार शुरू हो गया है। ठीक है, तो भाई वो अब सोचना शुरू हो गया है यूरोप के, अमेरिका तो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकी फैसले, बाइडन के फैसले हमें ज्यादा इनसिक्योर कर रहे हैं। और यूक्रेन जंग की भी ऑलरेडी वहां पर इतना बड़ा उनको है कि यार ये अमेरिका ने हमें किस में फंसा दिया है। ऊपर से अब ये मामला आ गया, जब भी इधर अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में जंगें होती हैं इधर उधर, सबसे ज्यादा इमिग्रेशन जो है वो यूरोप के अंदर होती है, तो इमिग्रेशन उनको भुगतना पड़ रही है। इकोनॉमिक लॉस इस जंग में, यूक्रेन में और मिडिल ईस्ट की जंग में सबसे ज्यादा यूरोप को भुगतना पड़ रहा है। तो वो जो यूरोप है अब अपने फैसले खुद कर रहा है। इसलिए आप देखें, स्पेन इतनी बड़ी ताकत अलग हो गया, वो अलग खड़ा है, इटली अपनी पोजीशन लेकर खड़ा हुआ है। तो उनको समझ आ रही है कि भाई ये अमेरिकी फैसले में प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, हमें इनसिक्योर, हमारे मफादात के खिलाफ अमेरिकी फैसले जा रहे हैं। तो ये इतना हिस्टोरिक मोमेंट है, ठीक है, ये इतना तारीखी वक्त है जो कैसे दुनिया का इक़्तिदार, दुनिया के मामलात बदल रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका जो पॉलिसी लेकर चल रहा है ना, सिर्फ इसराइल को सपोर्ट करने की, ये ना इसराइल के इसके हाथ में रहना ही ना, ये दुनिया इसके हाथ में रहनी है। ये आप सारे सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं, सारी दुनिया इसके ऊपर जो है वो बात कर रही है। तो ये जंगबंदी का मुआहदा करें या ये जंग करें, ठीक है, बात इनके हाथ से निकल चुकी है। आज़ादी फ़लस्तीन तो होगी, साथ अब ये होगा, जितना ये लंबा चल के आ गए हैं, यानी शुरू में जंग रुक जाते तो अलग मामला था, लेकिन अब जिस नहज के ऊपर ये आ गए हैं, आज़ादी फ़लस्तीन तो होगी, तो दुनिया का इक़्तिदार भी इनके हाथ से खिसक चुका है। ठीक है, और इसराइल क्या इसके साथ कायम रहेगा नहीं रहेगा, अब वो भी, उसके चांसेस भी बहुत स्लिम रह गए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत स्लिम रह गए हैं। तो ये इस वक्त के अहम तरीन, ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किए। खबरें और भी थी, लेकिन चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फिल वक्त के लिए हमें इजाज़त दिया, अल्लाह हाफ़िज़।